हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। बहते जल और भूमिगत जल के कार्य। देखिए, ये कई मायने में इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसी के साथ जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर टॉपिक आया है, नदी के 3 कार्य। साधारण शब्दों में जाना जाए तो नदी के 3 कार्य सभी बच्चों को मालूम होता है, लेकिन यहाँ पर नदियों के 3 कार्य किस रूप में हैं, ये जानना बहुत ही रोचक रहेगा, क्योंकि नदियों के क्या कार्य हैं इसे समझने से ही आपको पता लगेगा। प्रवाहित जल या नदी किसी भी क्षेत्र या विशेष के 3 तरह के प्रभावित करते हैं। इन्हें नदी के 3 कार्य के रूप में जाना जाता है। ये कार्य सदैव जो होती है अपर्दन होती है, परिवहन होता है, और तीसरा कार्य जो होता है निक्षेपण का होता है। तो ये अपर्दन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और निक्षेपण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट में से माना गया है। कहते नदी के पूरे मार्ग में 3 कार्य चलते ही रहते हैं, और नदी अब सदैव ये 3 कार्य करता ही रहता है। अगर बात सबसे पहले हम करें अपर्दन की, तो कहते हैं अपर्दन जो होता है नदी का जल अपने मार्ग में आने वाले शैल पदार्थों के नीचे की ओर ले जाता है। जितने भी शैल होते हैं, जितने भी चट्टाने होते हैं, इसको नदी जो है नीचे की तरफ ले जाता है, और नदी के मार्ग में ये शैल पदार्थ जो है अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा आते हैं। यानी पदार्थों के शैल के जो है अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा ये सब आते हैं, और इन शैल पदार्थों के नदी का जो है भार कहा जाता है। यानी इसे नदी के भार के रूप में जाना जाता है, और यह भार घर्षण के एक औजार के रूप में काम करता है, और इस प्रकार यह नदी के तल और इसके किनारों को काटने में काफ़ी सहायता भी करता है। इससे जो है नदी का जो है पाट गहरा और चौड़ा होता चला जाता है। शैल पदार्थों को काटने और उनके हटाने क्रियाओं को नदी के अपर्दन कहते हैं। यानी अपर्दन से आप भली भांति समझ गए होंगे कि अगर इस प्रकार नदी के तल और इसके किनारों को काटने में सहायता करता है, और इस नदी की जो है पाट गहरा और चौड़ा होता जाता है, यानी धीरे धीरे जो है नदी की पाट गहरा और चौड़ा होता जाता है। इसे शैल पदार्थों को काटने और उनको हटाने की प्रक्रिया को ही हम अपर्दन के नाम देते हैं। नदी अपर्दन के कार्य 4 तरह से होते हैं, तो ये 4 प्रकार जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहली क्रिया तो यही आता है अपघर्षण। देखिए, अपघर्षण क्या होता है? नदियों की धारा में शैल कण जो है उछलते कूदते हुए तथा तली और किनारे को खुरचते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कभी भी अगर आप देखोगे नदियों की धारा में जो शैल होते हैं, जो चट्टाने होते हैं, वो उछलते हैं, कूदते हैं, और तली और किनारों खुरचते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी मिट्टी को ढीला करते हुए अपने साथ बहा ले जाते हैं। इस प्रक्रिया में जो है शैल खंडों को जो है तोड़ते चले जाते हैं, जो शैल खंड होते हैं वो टूटते चले जाते हैं, और अपर्दन के इस रूप को जो है अपघर्षण कहते हैं। नदी के जो है भार द्वारा तल और किनारों के घर्षण की यह भौतिक प्रक्रिया होती है। अपघर्षण 2 तरीके से होते हैं। पहला तो होता है पार्श्विक अपघर्षण। इस क्रिया द्वारा नदी के दोनों किनारों का अपर्दन होता रहता है। इससे नदी घाटी चौड़ी होती चली जाती है। आपने देखा भी होगा, अगर नदी जो है सिंपल है तो धीरे धीरे वो चौड़ी होती चली जाती है। उसके बाद ऊर्ध्वाधर है अपघर्षण। इस क्रिया में नदी तल का जो अपर्दन होता है और नदी घाट की गहरी होती चली जाती है, यानी इसकी गहराई जो है धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है क्षय या विलयन। देखिए, क्षय और विलयन क्या है? यह नदी के जल के संपर्क में आने वाले घुलनशील या कुछ कम घुलनशील शैलों पर जल की रासायनिक का घुलने वाली प्रक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। यानी आपने देखा भी होगा कि कई जगहों पर नदियों में जो है घुलनशील या कुछ कम घुलनशील शैल पर जल की रासायनिक या घुलने वाली प्रक्रिया का भी प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट से बना चूने का जो है पत्थर जल के संपर्क में आता है, तो यह जो है शीघ्र ही घुल जाता है और नदी से बहाकर ले जाती है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट बात आ गया, कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो आपको जनरली आपको पता ही होगा कि ये घरों में जो है चूना करने के लिए काम आता है, और ये जो होता है बड़े बड़े पत्थरों के रूप में होता है, शैलों के रूप में होता है। और ये शैल जो होते हैं जब पानी के संपर्क में आते हैं तो बिल्कुल ये मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बह जाते हैं। तो इस तरह से जो है रासायनिक प्रक्रिया के रूप में क्षय का जो है होना एक संभाविक बात बताई गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जल की भौतिक शक्ति द्वारा। देखिए, इस प्रक्रिया द्वारा नदी अपनी जो है भौतिक शक्ति से शैलों के ढीला करता रहता है। यानी कुछ भौतिक शक्तियाँ होता है जिसकी वजह से जो है शैलों को वो ढीला करते रहते हैं, यानी चट्टानों को ढीला करते रहते हैं, और फिर उन्हें जो है लुढ़काता हुआ बहाकर ले जाता है। इस कार्य में नदी के भार का कोई योगदान नहीं होता है। नदी के धारा का कुछ जल जो है छिट कर किनारे से टकराता है और दरारों में भर जाता है।
इससे मुलायम शेल टूट जाते हैं और इन मुलायम जो है और ढीले कणों का एकत्र करके नदी जल अपने साथ बहा ले जाती है। तो ये जनरली सी बात है, अगर आप देखोगे कहीं अगर नदी के बहाव चलता रहता है तो वो नदी का बहाव जो है पानी के छिड़के भी छिड़कते हैं, यानी थोड़े थोड़े टाइट भी बनते हैं, जिसकी वजह से जो है पानी किनारे पर पड़े हुए पत्थरों पर पड़ते हैं और जो पत्थर थोड़ा ढीला होता है उसमें पानी पड़ता है और इसको और मुलायम कर देता है और यही कारण होता है कि वो टूट कर जो है आगे की तरफ नदियों में बहने लग जाता है। तो इस प्रकार जो है जल की भौतिक शक्ति का प्रयोग करके भी इसका जो है अपरदन किया जा सकता है। उसके पश्चात है यहाँ पर संघ जो है निघर्षण। देखिए इसका क्या अर्थ हुआ। जिन पदार्थों को जल बहाकर ले जाता है वो जब एक दूसरे से टकराते और तली पर लुढ़कते हैं तो उनमें जो है टूट फूट होता ही रहता है, यानी टूट फूट होना एक स्वाभाविक बात है। इस प्रक्रिया में बड़े बड़े शैल खंड छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। नुकीले जो कंकड़ पत्थर आपस में जो टकरा कर गोले और चिकने बनते चले जाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि नदियों के आसपास बहुत छोटे छोटे पत्थर जो होंगे यानी पेबल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन्हीं बातों पर इशारा करता है। तो ये काफ़ी मानने में जो है अपरदन करने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीक़ों में से एक माना जाता है। उसके पश्चात है परिवहन। देखिए परिवहन का क्या अर्थ है। कहते हैं नदी शैल पदार्थों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाता है और इस प्रक्रिया को नदी द्वारा भार वहन कहा जाता है और यह भार 4 प्रकार से ढोया जाता है। देखते हैं 4 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला जो हमारा है कर्षण। देखिए कर्षण क्या होती है। कर्षण द्वारा बड़े तथा भारी शैल पदार्थ जैसे रोड़े कंकड़ पत्थर आदि नदी के जल के बहाव के साथ लुढ़कते रहते हैं, खिसकते रहते हैं। इन शैल पदार्थों के नदी की धारा में लुढ़कते हुए, सरकते हुए, टकराते हुए और घिसटते हुए देखा जा सकता है और इस प्रक्रिया को जो है कर्षण तथा इस भार को जो है कर्षण भार कहते हैं। तो ये बहुत ही साधारण बात है कि रोड़े कंकड़ पत्थर जो है पानी के साथ ले जाते हैं तो लुढ़केंगे, घिसेंगे और इस तरह जो है कर्षण द्वारा ये अपना कार्य संपन्न करेंगे। उसके बाद है बलज्ञन। देखिए बलज्ञन क्या होता है। कुछ शैल खंड नदी तल पर जो है लगातार उछलते हुए चलते हैं और इस प्रक्रिया को जो बलज्ञन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो शैल होते हैं वो उछलते कूदते आगे बढ़ते हैं, तो इसके वजह से भी जो है मिट्टी वहाँ पर ढीला होना एक स्वाभाविक बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है निलंबन। निलंबन क्या है। देखिए रेत गाद और कीचड़ के छोटे छोटे कण पानी में मिले हुए बहते हैं और यह प्रक्रिया निलंबन कहते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष है घोलन क्रिया, यानी चौथी क्रिया जो है घोलन क्रिया। अनेक शैल पदार्थ जो है खनिज कण नदी के जल में घुले हुए बहते रहते हैं, इसे हम घोलन क्रिया कहते हैं। अगर इन बातों को अगर हम देखना चाहें तो एक डायग्राम है जिसको आप देख के समझ सकते हो कि ये चारों प्रक्रिया किस प्रकार होती है। देखिए यहाँ पर जो ये प्रक्रिया दिखाया गया है आप देख सकते हो कि कर्षण में देखिए कैसे लुढ़कते हुए, घिसकते हुए, सरकते हुए पत्थर जो है नदियों में बह रहे हैं। दूसरे में बलज्ञन में देखिए ये भी जो है बहुत काफ़ी बता रहा है और निलंबन में जो है देखिए उछलते कूदते हुए जो है शैल पदार्थ दिख रहे होंगे। तो ये डायग्राम भी कई मानने में इम्पोर्टेंट बता रहा है जिसके कारण जो है अपरदन संभव होता है। अगला टॉपिक जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण है निक्षेपण। देखिए निक्षेपण क्या है। जब नदी पहाड़ों से निकलकर मैदानी भाग में आती है तो इसका ढाल जो है मध्य हो जाता है और इसे नदी में भार ढोने की शक्ति कम हो जाती है और नदी की शक्ति कम होने से परिवहन में बाधा पड़ती रहती है, यानी परिवहन में बाधा होगी क्योंकि इसकी गति जो होगी धीमी पड़ जाएगी। परिणाम स्वरूप इसके भार का कुछ अंश निक्षेपित होने लगता है और इस प्रक्रिया को जो है निक्षेपण हम कहते हैं। निक्षेपण क्रिया नदी के ढाल मध्य होने से या धारा का वेग कम होने से या जल की मात्रा घटने से होती है। निक्षेपण क्रिया सामान्यतः मैदान में या नीचे क्षेत्रों में होती है। जब नदी किसी झील या समुद्र में मिलती है तो वहाँ सारा जो है भार अवसाद जमा कर देती है, ठीक है। तो इसे निक्षेपण कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि निक्षेपण क्या है। जब जो है पहाड़ों से निकलकर मैदानी भागों में कोई भी जलधारा आती है तो ये मध्य पड़ जाती है, उनकी शक्तियाँ बहुत कम पड़ जाती है, मध्य हो जाती है और इसी वेग धारा को कम होने या जलवन की घटनाओं से जो निक्षेपण होती है उसे ही हम निक्षेपण की नाम देते हैं, जिसके कारण जो है बहुत मात्रा में जो है अवसाद जमा हो जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आया है हमारे समक्ष नदी घाटी के विकास। आखिर नदी घाटी का विकास कैसे हुआ ये बात जानना काफ़ी रोचक रहेगा क्योंकि नदी घाटियों का निर्माण और विकास के बारे में जानना बहुत ही मायने में इंपॉर्टेंट रहता है। जो ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट है जिनके पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, कहते हैं नदी अपने उद्गम से लेकर बुहाने तक जो है अनेक प्रकार की
असलकृतियाँ बनाती है एवं उसके स्वरूपों में परिवर्तन होता ही रहता है। अपर्दन और निषेचन द्वारा जो है नदी अपने मार्ग में विभिन्न स्थलकृतियों का निर्माण करती है। यानी इसका दो ही मार्ग होता है, अपर्दन या निक्षेपण होता है। नदी का उद्गम जो है प्रायः पर्वतीय क्षेत्र और मुहाना, समुद्री या झील में होता है। नदी के संपूर्ण पथ को इसका मार्ग या इसकी घाटी कहते हैं। नदी के मार्ग को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि बहुत ही ईजी है। पहला जो है ऊपरी मार्ग या जो है युवा अवस्था कहलाता है। दूसरा जो हमारा इसमें दिखाया गया मध्यम मार्ग या जो है प्रौढ़ा अवस्था दिखाता है। और निचला मार्ग या इसको हम वृद्ध अवस्था भी कहते हैं। यानी युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जो है वृद्ध अवस्था, इसको ऊपरी मार्ग, मध्यम मार्ग और निचले मार्ग के रूप में हम जान सकते हैं। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है ऊपरी मार्ग। देखिए, ऊपरी या पर्वतीय मार्ग का जो आरंभ क्षेत्र में नदी के उद्गम से होता है, जहां से ये नदी का जो है बहाव आता है। इस भाग में नदी के जो है तीव्र ढालों पर तेज गति से बहता है। अंत नदी के इस भाग में अपर्दन की क्रियाएं सबसे अधिक होती है। परिणाम स्वरूप यह नदी घाटी को गहरा करने का काम महत्वपूर्ण होता है। यानी यहीं से जो है नदी घाटी गहरा होता चला जाता है। सामान्य रूप से नदी के किनारे पर अपक्षय की क्रिया भी प्रभाव डालती है और कुछ जो अपक्षयशील सेल पदार्थ नदी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति द्वारा जो लुढ़क कर आ जाते हैं तथा कुछ वर्षा के पानी के साथ बह कर नदी में पहुंच जाते हैं। नदी में घाटी के ऊपरी भाग को जो है चौड़ा करने में अपक्षय भी बहुत काफ़ी मददगार होता है, जिससे नदी घाटी जो है अंग्रेजी के वी अक्षर जैसी दिखाई देने पड़ने लग जाती है। ऐसा जो है घाटियों की वी आकृति की घाटी कहते हैं। यानी आपने देखा भी होगा कई जगह पर वी जो है फॉर्म बन जाती है, तो इसका जो है ऊपरी मार्ग में ही ऐसा होता है संभव। और नदी घाटी के ऊपरी भाग काफ़ी चौड़ा हो जाने के कारण जो है वी अक्षर बन जाता है, यानी वी के शेप में इस घाटी का जो है निर्माण हो जाता है। यहाँ पर इसी बात को दर्शाने के लिए एक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है नदी की ऊपरी, मध्य और निचला मार्ग। देखिए, ऊपरी जो मार्ग जो है काफ़ी ऊंचा है, ऊंची भूमि का नदी का उद्गम स्थान माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आता है, मध्य मार्ग कठोर और चट्टानों से जो है गिरती हुई नजर आती है और निचला मार्ग जो है बिल्कुल ही गोखुर झील बन जाती है, समतल नदी में जो है विसर्प बन जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो कि बहुत कुछ समझाने के लिए प्राप्त है। उसके बाद इसी चीज़ को जो है हम इस रूप में भी जान सकते हैं कि अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। तो ये होना एक स्वाभाविक बात है कि देखिए ऊपर जो है कितना ऊंचा है, लेकिन बीच में जो है ढलान में होते होते वो समतल में आ जाती है। उसके बाद दूसरा डायग्राम अगर आपके समझ दिख रहा होगा, जिसमें वी आकार की घाटी दिख रहा होगा, चौड़ा मध्य ढाल वाली घाटी दिख रहा होगा और ज़्यादा चौड़ी मध्य ढाल वाली घाटी दिख रहा होगा। तो जो है वी आकार की जो घाटी बनती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और ये पानी के बहाव के कारण ही बनना संभव होती है। यदि नदी तल की शैल कठोर और प्रतिरोधी होती है तो घाटी के ऊपरी भाग जो है प्रायः चौड़ा नहीं हो पाता है तथा तली की ओर निरंतर जो है कटाव होने से जो है गार्ज या महाखड़ड़ का निर्माण होता है। गाज या महाखड़ड़ ऐसी घटना होती है जिसके किनारे लगभग जो है खड़े ढाल वाले होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाढ़ या महाखड़ड़ ऐसी घटनाएं होती है जिसके किनारे लगभग खड़े और ढाल वाले होते हैं। भारत में इस प्रकार के गहरे और महाखंड ब्रह्मपुत्र और जो है सिंधु नदी से जो है हिमालय के क्षेत्र में बनाए हैं। गहरे महाखंडों का विकास जो है चूने पत्थर के क्षेत्रों और शुष्क जलवायु के प्रदेशों में भी होती है। संकरे और बहुत गहरे महाखंड जो है कैनियोन के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं और ऐसी घाटियों को जो है आई आकार आकृति की घाटी भी कहते हैं। कैनियोन खड़े ढाल वाले किनारे की बहुत गहरी घाटी होती है और ये घाटी कई 100 किलोमीटर लंबी हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो है कोलोराडो नामक नदी पर बनी ग्रैंड कैनल्स जो है विश्व विख्यात है और नदी के ऊपरी मार्ग में कुछ विशेष अस्थिकृतियाँ बन जाती है। इसमें जो है छिक्रिकाएँ, परिशिकाएँ और सोपानीय जल प्रपात और जल प्रपात पर मुख्य रूप से देखा जा सकता है। नदी के ऊपरी मार्ग में अनेक जो स्थलकृतियाँ का निर्माण होता है। ऐसे महाखंड के जो है कैनल बी आकृति की घाटी और छिक्रिकाएँ, बड़ी छिक्रिकाएँ सोपन जलपात्र के रूप में बदल जाती है। उसके पश्चात है मध्य मार्ग। देखिए, नदी के जो है मध्य मार्ग में उधर अपघर्षण की अपेक्षा परिवर्षक अपघर्षण अधिक होती है। यानी देखा जाए इस बात को कि नदी के मध्य मार्ग में उधर जो है अपघर्षण की अपेक्षा जो है पार्श्विक अपघर्षण अधिक होती है और किनारों का जो अपर्दन होने से वी आकृति का घाटी चौड़ी होती चली जाती है। इस भाग में अनेक सहायक नदियों के मुख्य नदी में आकर मिलने से जल की मात्रा बढ़ती ही चली जाती है और इससे नदी की भार में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। यहाँ नदी का मुख्य कार्य परिवहन करना होता है
और यहाँ थोड़ा बहुत निक्षेपण भी होता रहता है। नदी जहाँ तेज ढाल के जो है पर्वतीय क्षेत्र से समतल मैदान में आती है, वहाँ अचानक ही वेग कम हो जाता है। अंत नदी अपने साथ लाए बड़े बड़े कण जो है बजरी और छोटे छोटे जो है पत्थरों को निक्षेपण कर देती है, और इस प्रकार निक्षेपण भार जो है पंख जैसी आकृति ग्रहण कर लेती है। इसलिए इन्हें जो है जलोद पंख के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा कई माध्यमिक एग्जाम में जो है जलोद पंख आ जाता है, तो आप समझ गए होंगे जलोद पंख किसे कहते हैं। जब नदी तेज बहाव के साथ जो है समतल क्षेत्र में अचानक प्रवेश करती है, तो उसकी जो है वेग जो होती है मध्य पर जाती है, और नदी के अपने साथ लाए बड़े बड़े कण जो है बंजरी हो सकती है, छोटे छोटे पत्थरों की निक्षेपित कण हो सकती है, और इस पर निक्षेपण पंख जैसी आकृति ग्रहण कर लेती है, जिसे जलोद पंख के नाम से जाना जाता है। जलोद पंख को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा है जिसमें जलोद पंख दर्शाया गया है। ये देखिए पंख के रूप में जो है विकसित हो गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसे आप ये तो जरूर समझ गए होगी जलोद पंख दिखते कैसे हैं। कभी कभी पड़ोसी नदियों द्वारा जो है निर्मित अनेक पंख एक साथ मिलकर एक बड़े मैदान का रूप ले लेते हैं। इस मैदान को जो है गिरिपथ जलोद मैदान कहते हैं। पर्वत की तलहटी में बनने के कारण इसका नाम जो है गिरिपथ पड़ जाता है। नदी के मार्ग में छोटा सा अवरोध आने पर जलधारा घूम जाती है और इसमें जो है मोर बन जाते हैं। इन मोरों को जो है मिलियार्डर या विसर्प कहते हैं। मिलियार्डर टर्की में मोरने में बहने वाली प्रियमंडल नाम की नदी से लिया गया है। नदी अपने मध्य मार्ग में जलोद पंख और जो है विसर्प नाम की जो है सतलकृति बनाती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है। हमारा अगला टॉपिक जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, निचला मार्ग। देखिए निचला मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस भाग में नदी एक चौड़ी समतल मैदान में बहती है, यानी इस मार्ग में जो है नदी एक चौड़ी समतल मैदान में बहती है। यहाँ इसमें ऊपरी मार्ग और मध्य मार्ग से ले लाए गए अवसादों की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, यानी जो इस मध्य मार्ग से लाए गए जो अवसादों की मात्रा होती है काफ़ी बढ़ जाती है, और जो अपघर्षण बिल्कुल समाप्त हो जाती है। लेकिन नदी अब भी जो है पार्श्विक अपघर्षण के द्वारा अपने किनारे की ओर काटती रहती है। यह नदी की मुख्य क्रियाएं निक्षेपण हो जाती है, और इसमें नदी का तल जो है बढ़ता जाता है और बाढ़ के विशाल मैदान बन जाते हैं, और इस भाग में अनेक सहायक नदी आकर जो है मिल जाती है। जल की मात्रा बढ़ जाती है, यानी देखा जाए तो यहाँ पर इस भाग में अनेक सहायक नदी आकर मिलती है, और जल की मात्रा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, और मोटे पदार्थ का निक्षेपण हो जाता है। कहते हैं महीन गाढ़ या अवसाद मुहाने तक बहते हुए चले जाते हैं, यानी महीन जो गाढ़ होती है और अवसाद होती है वो जो है बहते हुए आगे की तरफ चली जाती है, और महीन कणों की कई बड़ी बड़ी परतें नदी तल पर जमा हो जाती है, और इसे नदी की धारा का उपधाराओं में बढ़ जाती है। तब इसे गुफित नदी कहते हैं। देखिए गुफत नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है हम डायग्रामेटिक भी देख ले सकते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में प्रस्तुत है। ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये गुफित नदी के रूप में जो है इसका निर्माण हुआ है, यानी ये अंदर इसका निर्माण हुआ है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ दिख रहा है। कहते हैं वार्षिक बाढ़ों के दौरान बड़ी मात्रा में अवसाद नदी के आसपास के निचले क्षेत्र में जमा हो जाता है, और इस प्रकार क्रमशः प्रति वर्ष जो है बाढ़ के दौरान अवसादों की एक परत जम जाती है, और इस प्रकार बाढ़ के उपजाऊ मैदान बन जाती है। नदी के प्रत्येक किनारों पर जो है मोटे अवसादों के जमा होने से जो प्राकृतिक तटबंध बन जाते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये भी बात जो है डायग्रामेटिक आप देख सकते हो। यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हो बाढ़ के मैदान और तटबंध। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यहाँ दिखाया गया है कि ये क्षेत्र जो दिख रहा है पहले साइड वो बाढ़ का मैदान है, तटबंध है, और नदी का जो है सतर है, तटबंध है, और जलोद समतल है। तो ये जो है बाढ़ के मैदान और तटबंध जो है कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर दर्शाया गया है। नदी के निचले मार्गों में जो है विसर्प और अधिक बड़े और घुमावदार हो जाता है। नदी के बाहरी तट या जो है नदेदर्श तट का जो है इतनी तेजी से अपरदन होता है कि विसर्प लगभग पुण्य और जो है पुण्यवर्तन बन जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब नदी की धारा जो है विसर्प की जो है गीवा को काट देती है। इस प्रकार विसर्प जो नदी की जो है मुख्य धारा से अलग हो जाता है और विसर्प गोखुर झील के रूप में बदल जाता है। यह झील धीरे धीरे जो है दलदल में बदल जाती है और समय के साथ अवसादों से भर जाती है। गंगा जैसी नदियों की मार्ग में कुछ दूरी पर स्थित ऐसी अनेक गोखुर झीलें देखने को मिलती है। इसमें से कुछ जो है शांत और कुछ जो है पुरमत्त अवसादों से भर गई है।
यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हो कि गोकुल झील की निर्माण किस अवस्था में हुई है। तो ये डिफरेंट अवस्था है जिसको आप देख सकते हो आसानी से, और कई मानने में इम्पोर्टेंट भी रहता है। किसी समुद्र या झील में गिरने से पूर्व नदी अपने साथ लाए अवसादों को अपने मुहाने पर जमा कर देती है और इस प्रकार डेल्टा का निर्माण होने लगता है। डेल्टा एक त्रिभुज जैसी जो है आकृति होती है। इसका शीर्ष नदी घाटी में ऊपर की ओर तथा आधार झील या समुद्री तट पर होता है। यह जो महीन कणों वाले अवसादों से निर्मित पंख के सामान्य फैला हुआ होता है और नील नदी के डेल्टा की आकृति जो है ग्रीक भाषा डेल्टा अक्षर के अनुरूप है। कुछ डेल्टा बहुत ही विशाल होते हैं, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा संसार का सबसे बड़ा डेल्टा में से एक माना गया है और इसको डायग्राम में मैट्रिक भी शो किया गया है। देखिए यहाँ पर जो है डेल्टा का मैदान आपको नजर आ रहा होगा। डेल्टा का निर्माण क्षेत्र तो यही जो है डेल्टा का मैदान क्षेत्र बनाता है। बाढ़ का मैदान, कैहटो मरुस्थल, नील नदी मरुस्थल, नील नदी का डेल्टा, तो ये यही मानने में जो है डेल्टा का निर्माण करने के लिए ये सारे चीज़ जो है उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पर बताया गया डेल्टा के निर्माण में निम्नलिखित दशाएं सहायक होती है। पहली तो यही कि नदी के ऊपरी मार्ग में जो है उधर तथा पश्चिमी अपघर्षण के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में अवसादों का आना। दूसरा है ज्वार भाटों से मुक्त शांत तटीय क्षेत्र। तीसरा जो है डेल्टा के निर्माण क्षेत्र में उथले समुद्र का होना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट को दर्शाता है। चौथी बात है मुहाने पर तेज गति वाली समुद्री धारा का जो अभाव जो है, ताकि अवसाद बहाकर न दिया जाए। तो ये चारों चीज़ जो है काफ़ी मानने में इंपॉर्टेंट है, जो कि दशाओं की सहायक होती है। निचले मार्गों में अवसादों के निक्षेपण से उत्पन्न जो अवरोधों के कारण नदी अनेक उपधाराओं में विभक्त हो जाते हैं, यानी कई उपधाराओं में जो है विभक्त होना इसकी स्वाभाविक बात है और इन उपधाराओं को जो है वितक्राएँ या उपनदियाँ ही कहते हैं। ये ही नदी का जल जो है बहाकर समुद्र में ले जाते हैं और समुद्र में गिरने वाले कुछ नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है और इनका मुहाना समुद्री की ओर जो है क्रमशः चौड़ा होता चला जाता है तथा स्थल की ओर नदी घाटी गहरी होती चली जाती है। नदी के ऐसे मुहाने से जो है ज्वारमुख यानी मैच्योरियल्स कहते हैं। ज्वार भाटों और समुद्री धाराओं द्वारा जो है अवसादों को गहरे सागर में बहाकर ले जाने के कारण जो है ज्वारमुखी का निर्माण होता है, परंतु अधिकतर ज्वारमुखी वहाँ बनते हैं जहाँ नदी के मुहाने का भूभाग निचले धंस गया है। भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियाँ नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। ये नदियाँ जो है अरब सागर से मिलते समय जो है ज्वार नद मुख बन जाती है, जो कि कई मायने में इम्पोर्टेंट भी रहता है। जो करने जा रहे हैं अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर बहते जल और भूमिगत जल का कार्य। देखिए ये जो ज्योग्राफी का चैप्टर है अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत जो है भूमिगत जल क्या है। देखिए भूमिगत जल होती क्या है। शैलों में जल का जो है रिश्ना तथा उनकी जल धारण करने की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि शैल कणों के बीच खाली स्थान है या नहीं। यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शैल में जल का जो रिश्ना या उनकी जल धारणा को जो धारण करने की क्षमता कितनी है, इस बात पे डिपेंड करती है कि शैल कण के बीच खाली स्थान कितना है। यदि शैल जो है बलुआ पत्थर की तरह जो है सरंध्र है तो जल उनमें आसानी से प्रवेश कर जाती है। ऐसे शैलों को जो है प्रगम्य शैल कहते हैं और इसके ऐसे शैलों को जो है अपरमय शैल कहते हैं। यानी इसके विपरीत यदि शैल जो है सरंध्र नहीं है तो जल उनमें प्रवेश नहीं करती, उनको हम ऐसे शैलों को जो है अपरमय शैल कहते हैं। तो ये हिसाब शब्दों में हो गया कि ऐसे शैलों को जो है प्रमुख शैल कहते हैं, यानी किसको, जो बालू पत्थरों की जो है तरह संरंध्र रहते हैं। यानी ये जो होंगे शैले बलुआ पत्थर की तरह संरंध्र रहेंगे और जल में आसानी से प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे शैलों को हम प्रमगमय शैल कहते हैं। लेकिन इसके विपरीत जल जिनमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं उसको हम अपरमगमय शैल कहते हैं। लेकिन यदि ऐसा शैलों में जोड़ या दरारें होती है तो जल उनमें प्रवेश कर जाती है, जो कि बहुत साधारण बात है। कहते हैं अगर देखा जाए तो वर्षा का जल या हिम के पिघलने से बना जल जब भूमि के अंदर रिस कर शैलों में एकत्र हो जाते हैं तब वह भूमिगत जल कहलाते हैं। तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि वर्षा का जल या हिम के पिघलने से बना जल जब भूमि के अंदर रिस कर शैलों में एकत्र हो जाते हैं तो उसको हम भूमिगत जल कहलाता है। वह शैल जिनमें जल आसानी से प्रवेश कर जाते हैं प्रगमय शैल कहलाती है। वो शैल जिनमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं उसे हम प्रगमय शैल कहते हैं। यद्यपि भूमिगत जल की मात्रा विभिन्न स्थानों पर अलग अलग होती है। तो ये तो जनरली बात है कि भूमिगत जल जो है अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है, लेकिन जो है धरातल की स्थलाकृतियों की निर्माण के रूप में जो है परिवर्तन इसकी मुख्य भूमिका रहती है।
और इसका मुख्य कार्य जो है धरातल के नीचे होती है, लेकिन धरातल के ऊपर भी इसका कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पर जो अत्यंत महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक आया है जल स्तर। देखिए जल स्तर क्या होती है, ये वर्ड जो है काफ़ी आसान लग रहा हो, लेकिन जल स्तर के बारे में आप जानिएगा तो बहुत कुछ आपको समझ आएगा। शैलों से होकर रिसने वाले जल बहुत अधिक गहराई तक नहीं जा पाते हैं, यानी शैलो यानी जो है चट्टानों से रिसने वाले जल जो है अधिक गहराई तक नहीं जा पाते हैं। जल के रिसने की एक सीमा होती है। अधिकतर दशाओं में जो है परागण शैलों के नीचे जो है अपरागण शैलें बिछी हुई होती है। वर्षा का जल जो है रिस कर अपरागण शैल तक ही जो है जा पाती है, क्योंकि जल इन शैलों के नीचे नहीं प्रवेश कर सकता है। अंततः यह परागण शैलों के रंध्रों और छिद्रों में एकत्र हो जाता है। जल से भरी शैल जो है इन शैलों को जो जलभात या शैल कहते हैं। ऐसी शैल जल के जो भंडारण करने वाली होती है। परागमय और सरंध्र शैलों का वह स्तर जो पूरी तरह से भूमिगत जल से भरा हुआ रहता है, हम उसको सदंतर कहलाता है, यानी समाप्त सदन कहते हैं। इस सदन का जो है ऊपरी तल जिसके नीचे की शैलें पूरी तरह से जल से भरी हुई होती है, भूमिगत जल का जो है तल या जल स्तर कहलाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जल स्तर, जो कि काफ़ी ज़रूरी बात भी रखता है। ठीक है, इन बातों से साफ ये बात हो गया है कि भूमिगत जल के जो है धारण करने वाली शैलों को जलभ तल शैल कहते हैं, यानी जलभत शैल कहते हैं। और धरातल के नीचे परागमय और जो है सरंध्र शैलों को जो सततर भूमिगत जल से भरा रहता है, हम समाप्त सदंतर कहलाता है। भूमिगत जल का वह तल जिसके नीचे शैल जल से पूरी तरह से भरी हुई होती है, भूमिगत जल स्तर कहलाता है। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट होता है। आगे हम देखते हैं कि हमारा क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष है भूमिगत जल स्तर। देखिए किसी भी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर का जो है तल स्थिर नहीं होता है, और ये भूमि के जो है स्वरूप, वर्षा की मात्रा में परिवर्तन तथा नीचे जो है बिछे शैलों की विशेषताओं के द्वारा नियंत्रण होती है। अधिक जो है वर्षण वाले प्रदेश या नदियों को झीलों के जो है निकटवर्ती क्षेत्रों में भूमिगत जल स्तर काफ़ी ऊंचा रहता है, और भूमिगत जल स्तर जो है धरातल के उच्चवाद से भी काफ़ी प्रभावित होता है। वह तीव्र ढालों पर और जो है पर्वतीय प्रदेशों में जो है अपेक्षित नीचा रहता है, क्योंकि यह ढाल का अनुसरण भी करता है और ऊंचे तल से नीचे तल की ओर खिसकता ही रहता है। भूमि का जल स्तर जो है ऋतुओं के अनुसार भी बदलती रहती है, और वर्षा ऋतु में यह ऊंचा और ग्रीष्म ऋतु में नीचा रहता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रह जाता है। परिवर्तनशीलों के आधार पर भूमिगत जल स्तर के दो प्रकार के होते हैं। एक अस्थायी भूमिगत जल स्तर होता है और एक अस्थायी जल स्तर होता है। चलिए देखते हैं अस्थायी भूमिगत जल स्तर क्या है और अस्थायी भूमिगत जल स्तर क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है स्थायी भूमिगत जल स्तर। देखिए जब भूमिगत जल स्तर जो है सदैव स्थिर रहता है और एक निश्चित जल से नीचे नहीं जाता है, इसे स्थायी भूमिगत जल स्तर कहते हैं। ऋतुओं के परिवर्तनों का इस कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और इस गहराई तक खोदे गए कुएं में जल सदैव भरा ही रहता है। ऐसे कुएं को हम सदा नीर कहते होते हैं, यानी ये क्या कहलाते हैं, सदा नीर होते हैं, जैसा कि यहाँ पर जो है डायग्राम में भी दिखा गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ छिछला कुआं खोदा गया है और यहाँ पर स्थायी भूमिगत जल स्तर जो है दिखाया गया है। गहरा कुआं खोदा गया है, लेकिन स्थायी सिर्फ जो है सशक्त और अपने चट्टाने के रूप में यहाँ प्रेजेंट है। तो ये भूमिगत जल स्तर के जो है रूप में दिखाया गया है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके पश्चात हमारे समक्ष स्थायी भूमिगत जल स्तर। देखिए इसे मौसमी भूमिगत जल स्तर भी कहते हैं। यह जो है भूमि जल स्तर तो स्थिर नहीं रहता है और ऋतुओं के अनुसार बदलता ही रहता है, तो इसे हम अस्थायी भूमिगत जल स्तर कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अस्थायी भूमिगत जल स्तर वर्षा ऋतु में ऊंचा होगा और जो है ये शुष्क ऋतु में यह नीचा होगा। इस प्रकार वर्षा ऋतु का जो है भूमिगत जल स्तर अस्थायी रहता है और इस तल का जो है खोदे गए कुएं जो है सदा नीर नहीं होते हैं। यह ग्रीष्म ऋतु में सूख जाते हैं और अपने जो है ग्रीष्म ऋतु में कुएं को सूखते हुए तथा वर्षा ऋतु में जल से भरा हुआ देखा ही होगा। ऐसा इसलिए होता है कि ये कुएं अस्थायी भूमिगत जल स्तर तक ही खोदे गए होते हैं, जो कि कई मायने में इम्पोर्टेंट भी होता है। यहाँ पर इसी बात को दर्शाने के लिए कुछ पॉइंट आए हैं। देखिए भूमि का जो है स्वरूप, वर्षा की मात्रा पर परिवर्तन तथा शैलों की विशेषताओं किसी क्षेत्र के भूमिगत जल स्तर को प्रभावित करती है। जल तल के भूमिगत जल स्तर का जो है कभी नीचे नहीं जाता है और उसे अस्थायी भूमिगत
जल स्तर कहते हैं। जो भूमिगत जल स्तर जो है ऋतुओं के अनुसार बदलता रहता है उसे हम अस्थायी या मौसमी भूमिगत जल स्तर कहते हैं। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ पर जो हमारा आया है टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण, कुएं, नलकूप और उत्सुप कूप। देखिए क्या है, आपने कुआं नलकूप अवश्य देखे होंगे। ये धरातल में मनुष्य द्वारा खोदे गए छिद्र है जिसमें जो है पीने के सिंचाई के लिए जल का जो है निकाला जाता है। यानी ये सिंचाई के काम भी आता है और पीने के रूप में भी काम आता है। नलकूपों के लिए जो है धरातल में छिद्र यंत्रों द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन कुएं मनुष्य द्वारा खोदे जाते हैं। दोनों ही उदाहरणों में स्थायी भूमिगत जल स्तर पर जो है छिद्र बनाए जाते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त एक विशेष प्रकार का कुआं होता है जिसमें भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वयं ही मानव निर्मित या जो है प्रतीक छिद्र से धरातल के ऊपर निकलने लगता है। ऐसे कुओं को जो है उत्लिप्स कूप कहते हैं। अंग्रेजी में इसको जो है एंटेजियम्स बेल कहते हैं। यह जो है नाम फ्रांस के अर्टाइल्स प्रदेश के नाम पर आधारित है, जहां इस प्रकार का जो सबसे पहला कुआं खोदा गया था। प्रथम कुएं के निर्माण के लिए कुछ निश्चित परिस्थिति का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें परिस्थिति क्या है देखते हैं। पहला जो परिस्थिति है वो यही है कि शैलों का विन्यास। देखिए उस कुएं के लिए दो अपरागमय शैलों के बीच एक परमागत शैल होना चाहिए और इस प्रकार परमागत शैलों में भरा जल इधर उधर नहीं जा सकता है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में भी दिखाया गया है। देखिए इस डायग्राम में जो है शिप कूप दिखाया गया है जिसमें आप प्रागमय चट्टान आपको दिख रहा होगा और उसके ऊपर जो है प्रागमय चट्टान दिखेगा, उसके कूप दिखेंगे। और ये मेघ वर्षा द्वारा जो है पानी इकट्ठा करने का सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीका माना गया है और इससे जो है ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज होता ही रहता है। दूसरा जो तरीका है शैलों की संरचना। देखिए उत्क्षेप कूपों के बनाने के लिए दूसरी शर्त है कि शैलों की संरचना जो है अभिनियमित या झुकी हुई होनी चाहिए, अर्थात शैलों की परतें धनुष की आकृति की समान बिछी होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। तीसरी बात यही आती है कि शैलों का जो है अंतर्गहित क्षेत्र होते हैं। यह आवश्यक है कि प्रागुत शैल धरातल पर जो है अनावृत उछली हुई हो और इस स्थिति को में जो है जल रिस कर शैलों में जा सकेगा। यह अत्यंत क्षेत्र जो है अथवा जहां जल प्रबंध शैलों में प्रवेश करता है काफ़ी ऊंचाई पर होना चाहिए, ताकि जल के जो है बाहर निकलने के लिए आवश्यक द्रव्य चालित दबाव उत्पन्न हो सके। तो ये कई मायने में इम्पोर्टेंट भी रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है जल की सुलभता। देखिए जिन स्थानों पर प्रमुख शैल जो है तनाव तो हो वहाँ काफ़ी वर्षा होनी चाहिए। यह जो है सदा नीर नदी अथवा हिम नदियों का जो है पिघला जल पर्याप्त मात्रा में सुलभ होना चाहिए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ आता है। यहाँ पर अगर बात हम करें इंपॉर्टेंट बातों का तो कहते हैं धरातल में मानव निर्मित छिद्र जिसे भूमिगत जल निकास कहा जाता है कुआं कहलाता है। यह कुआं जैसे भूमिगत जल अपने दबाव के कारण स्वयं धरातल पर निकलने लगते हैं उत्सुप कुआं कहलाता है। उत्सुप कुआं बनाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं शैलों का विन्यास और शैलों की संरचना, शैलों को अंतहित क्षेत्र और जल की सुलभता। तो ये काफ़ी मायने में इम्पोर्टेंट बात आती है। यहाँ जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है स्रोत और गीजर। देखिए स्रोत और गीजर क्या है। शैलों की दरारों अथवा छिद्रों से द्रव्य जो है संचलित दबाव के कारण भूमिगत जल के धरातल पर स्वयं निकलने को स्रोत कहते हैं, यानी स्वयं ही निकलता है, उसको हम जो है स्रोत कहते हैं। स्रोत के निर्माण के लिए जरूरी है कि जलावतीय शैल या तो धरातल पर जो है अनावृत हो या अपारगमय शैलों के नीचे दबी हो। कहते जलावतल शैल में जल की मात्रा उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा असलकृत की विशेषताओं और जलप्त शैलों के आकार पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हो आप। देखिए इस डायग्राम में जो है स्रोत का निर्माण हो रहा है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप मेघ देख सकते हो, वर्षा, जल स्तर, अपरागमय चट्टाने, प्रागमय चट्टाने। तो ये जो है एक तरह से जो है स्रोत है जल का। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है गर्म जल स्रोत। देखिए गर्म जल स्रोत जो है कई मायने में कई जगहों पर जो है इंडिया में विद्यमान है। कभी कभी जल स्रोत से निकलने वाला जल गर्म होता है। ऐसे स्रोतों को गर्म जल स्रोत कहते हैं। ये सामान्य सक्रिय या नवीन ज्वालामुखी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भूमिगत जल जो है पृथ्वी के अंदर गर्म शैलों अथवा भाप के संपर्क में आने से गर्म हो जाते हैं। गर्म जल स्रोत जो है भारत के अनेक भागों में पाए जाते हैं। भारत के हिमालय राज्य जम्मू कश्मीर हिमालय प्रदेश में गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं और इसके अतिरिक्त ये उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और असम में भी मिलते हैं। कुल्लू घाटी के जो है मणिकर्ण में, शिमला के निकट जो है तप्त पानी में
कांगड़ा के जो है ज्वालामुखी में, हरियाणा के सोहना में, बिहार के जो है सीताकुंड और राजगिरी में तथा उत्तराखंड के जो है बद्रीनाथ में गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि भारत में कई क्षेत्रों में जो है गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं, जो कि इसकी विशेषताओं को दर्शाता है। अगला जो है गीजर। देखिए गीजर उन गर्म जल स्रोतों को कहते हैं जिनमें गर्म जल अथवा भाप एक निश्चित अंतराल पर जो है फव्वारे की तरह निकलते हैं। गीजर शब्द जो है आइसलैंड नामक देश की भाषा के शब्द जो है ग्लेशियर से बना है। भाप के द्वारा उत्पन्न भाप के जो है कारण गीजर में जो है गर्म जल बड़े वेग से फूट पड़ता है और इसमें जल निरंतर नहीं निकलता है, अतुल रुक रुक कर जो है निकलता है, क्योंकि धरातल में से निकली इसकी निकास नली बहुत ही सक्रिय होता है और इससे जल तथा भाप का प्रवाह लगातार नहीं हो रह पाता है। कुछ जो है गीजर एक निश्चित अंतराल पर जो है फूटते हैं और निश्चित अंतराल पर फूटने वाली गीजरों में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो है ऑलैंड फेथफुल गीजर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह रॉकी पर्वत क्षेत्र में जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क में स्थित है और इस गीजर का जो है फूटना इतना निश्चित समय से होता है कि लोग अपनी जो है घड़ियां मिला लेते हैं। संसार में गीजर संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है येलोस्टोन नेशनल पार्क है, जिसमें आइसलैंड न्यूजीलैंड की उत्तरी भाग में पाए जाते हैं, जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया। देखिए यहाँ पर गीजर के रूप में दिखाया गया है, जिसमें दरारें आपको दिख रहा होगा। उत्शोषण भाप एवं जल धरातल पर फूट पड़ने वाले जल से भरे भूमिगत मार्ग, गहराई में चट्टानों में संपर्क में जल मार्ग गर्म हो जाता है और गहराई में गर्म हुआ जल ऊपर धरातल तक पहुँच जाता है। तो ये गीजर के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। देखिए इन बातों को जानने से हमें यही बात समझ में आया है कि शैलों की दरारों अथवा छिद्रों से द्रव्य जो है चालित दबाव के कारण भूमिगत जल के स्रोत और धरातल पर निकलने के जो है जल स्रोत कहते हैं। ये स्रोत गर्म या ठंडे जल के हो सकते हैं। जिन गर्म जल स्रोतों को जल बड़े वेग से फव्वारे की तरह भांति बाहर आता है उसे हम गीजर कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है, भूमिगत जल द्वारा बनी असल कृतियाँ। देखिए काफ़ी मायने में ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं बहते हुए जल की धारा जो है भूमिगत जल भी जो है तल संतुलन का एक कारक है। इसके बारे में हम ग्रेजुएशन के बारे में पढ़े भी हैं। तल संतुलन इसके जो है अपरदन परिवहन और निक्षेपण द्वारा बहुत सी अनोखी अशुकृतियाँ का निर्माण होती है। भूमिगत जल से बनी अशुकृतियाँ विशेष चूना पत्थर से बनी उच्च भूमि पर जो है विकसित होती है। चूना पत्थर क्षेत्रों में भूमिगत जल के कार्य से बनी जो है विशिष्ट अशुकृतियों को जो है कस्टर्ड अशुकृति कहते हैं। कस्टल शब्द कौशिक के जो है एडिनाइटिक्स समुद्री तट स्थित कस्टल क्षेत्र से लिया गया है। यहाँ इस प्रकार की अशुकृति देखने को मिलती है। यह प्रदेश जो है चूना पत्थर से बना हुआ होता है और यहाँ देखा जाए तो भूमिगत जल तल संतुलन का सबसे अधिक सक्रिय कारक भी माना जाता है। चूने की शैल वाले प्रदेशों में भूमिगत जल से बनी विशिष्ट अशुकृतियों को जो है कस्ट अशुकृति कहते हैं और रासायनिक अपक्षता चूने की शैलों के पानी में घुलने की भूमिगत जल अपरदन का कार्य करता है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भूमिगत जल के अपरदन से बनी हुई अशुकृतियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो होती है धरातल के ऊपर बनने वाली अशुकृतियाँ, जैसे गोल रंध्र तथा विलय रंध्र। धरातल के निचले बनने वाले जो अशुकृतियाँ जो है कंदराएँ और स्टोलकटाइल्स और जो है रेटो गमाइट पाया जाता है। अब इसमें सबसे पहली तो हमारा यही आता है घोल रंध्र। देखिए ये रंध्र कीप के आकार से जो है गड्ढे होते हैं, जिनकी गहराई 3 से 100 मीटर तक जो है होती है। इनके मुख की चौड़ाई 1 मीटर से अधिक होती है और जल की घुलने प्रक्रिया के कारण चूने की शैलों में बने दरारों के बड़े होने से जो है गोल रंध्र बनते हैं। भारत में जो है मेघालय राज्य के चूने की शैल के प्रदेश में गोल रंध्र देखने को मिलते हैं। जिन क्षेत्रों में गोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं वहाँ जो है सड़कें और रेल मार्ग बनना कठिन कार्य होता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है विलय रंध्र। देखिए ये रंध्र जो है बेलनाकार जो है आकृतियों के रूप में जो है घोल रंध्रों के नीचे कुछ गहराई पर बने हुए होते हैं। चूने की शैलों को प्रदेशों में नदियां जो है घोल रंध्रों में घुसकर धरातल के नीचे जो है विलय रंध्रों में विलुप्त हो जाती है और यह विलय रंध्र जो है भूमिगत कंदराओं से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हो। यहाँ पर डायग्राम आप देख सकते हो चूने के शैलों के धरातल बने जो है गोल रंध्र जो कि ए के रूप में दर्शाया गया है और कीप की आकृति वाले गोल रंध्रों के नीचे बने विलय रंध्र जो कि बी के रूप में आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से वह इसका निर्माण होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कंदराएं। देखिए, भूमिगत जल की जो है घुलन क्रियाओं के धरातल के नीचे बनी गुफाओं के कंदराएं कहते हैं। चूनों के शैलों के जो प्रदेश की अब विशेष असल कृतियां हैं। धरातलीय जल शोध रंध्रों और विलय रंध्रों के द्वारा भूमिगत जो है हो जाते हैं। नीचे पहुंचकर यह जल चूने के शैलों से घोल देता है और इस प्रकार धरातल के नीचे जो है कंदराओं का जो है जाल सा बन जाता है। ये दरारें उत्तराखंड के देहरादून और कुमायूं हिमालय के जो है अल्मोड़ा जिलों में देखने को मिलता है और छत्तीसगढ़ के बस्तर आदिवासी क्षेत्र में स्थित जो है कुटुम्बसर की गुफाएं हमारे देश के सबसे जो है प्रसिद्ध कंदराओं में से एक माना जाता है। यदि कुछ इंपॉर्टेंट बातों के रूप में देखें तो कीप की आकृति से बने गत को जो है घोल रंध्र कहते हैं और बेलनाकार कृति नालिकाओं जो विलय रंध्र कहते हैं। ये रंध्र जो है कुछ गहराई पर गोल रंध्रों के नीचे बने हुए होते हैं। भूमिगत जल की जो है घुलन क्रिया से चूने की शैलों के प्रदेश में बनी भूमिगत गुफाएं कंदराएं कहलाती है। अगला जो हमारे समक्ष है स्टेलोक्लाटाइट्स और जो है स्टेलोमाइट्स। ये दो चीज़ें जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चूनों की शैलों के प्रदेश को जो है कंदराओं में निक्षेपण प्रक्रिया से बनी प्रमुख आकृतियाँ होती है। चूना में से जल कंदराओं के छत के निरंतर बूंद बूंद करके जो है टपकता रहता है और छत से टपकने वाले जल का अंश भाप बनकर उड़ जाता है तथा यह क्रिया निरंतर चलती ही रहती है और एक स्तंभ जो नीचे की ओर बन जाती है। इसे सुंदर रचनाओं को जो है स्टेलोक्टाइट्स कहते हैं। ऐसे चित्र आप देख सकते हो कि बड़े बड़े गुफाओं में ऐसा ही चित्र आपको दिखेगा। स्टेलोक्लाटाइट्स और स्टेलोमाइट जो है इसी तरह से बनते हैं। इसमें बनना जो है कोई विशेष नहीं होती है कि फिर भी ये जो है बड़े बड़े गुफाओं में इस तरह के जो है दृश्य आपको देखने को मिल सकता है जहाँ पर ये बनते हैं। कहते हैं अगर छत से टपकने वाले जल का शेष भाग जब कंदराओं से फर्श पर गिरता है तो जल का कुछ अंश भाप बनकर उड़ जाता है और चूने का थोड़ा सा अंश कंदराओं के फर्श पर चिपक जाता है। इस प्रकार फर्श पर चूने का एक स्तर या खड़ा हो जाता है और इस प्रकार चूने के निक्षेपण से बनी आकृति को जो है स्टेलोमाइट कहते हैं। जब स्टेलोक्टाइट्स और स्टेलोमाइट दोनों स्तर बढ़ते बढ़ते एक दूसरे से मिल जाते हैं तब कंदराओं में लंबा स्तंभ बन जाता है, यानी एक खंभा के आकार में जो है लंबा स्तंभ बनने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि चूने का जो है पत्थर से बने ये विशिष्ट नमूना है जिसमें भूमिगत जल जो है स्टेलोक्टाइट्स और स्टेलोडाइट्स के भी साथ यहाँ पर दिखाया गया है। ये डायग्राम कई मायने में इंपॉर्टेंट है और कई मायने में ज़रूरी भी है। और ये कहते हैं अप्रमाण शैल भी आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से जो है कई बार जो है अपर्दन होती रहती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी समझ के लिए ज़रूरी था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसमें से दो बातें नहीं भूलना है, एक तो ये कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाना है और दूसरी बात यह है कि पहली बार वीडियो देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना आपके हित में होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा।